हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे। ठीक। सबसे पहले ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रांजैक्शन इस टर्म के बारे में। ट्रांजैक्शन इस टर्म को आपने डे टू डे रूटीन में बहुत बार सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन यानी क्या? अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं आपको, ट्रांजैक्शन यानी किसी चीज का लेन देन होना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, अब मेरा एक स्टूडेंट है राहुल, वो मेरे पास आता है, सर आपका मार्कर बहुत अच्छा है, क्या आप मुझे देंगे? ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा आपको। मैंने कहा ये मार्कर 10 रुपए का है। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं आपको 10 रुपए देता हूँ और आप मुझे मार्कर दे देना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास जो मार्कर है मैंने वो राहुल को दे दिया और उसके अगेंस्ट में राहुल ने मुझे कैश दे दिया 10 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सचेंज होता है, मेरे और राहुल के बीच में एक्सचेंज हुआ मटेरियल का। ठीक है, मैंने उसको ये मार्कर दे दिया, उसके अगेंस्ट में उसने मुझे कैश दिया। तो ट्रांजैक्शन यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे होता है? टीचर स्टूडेंट को नॉलेज शेयर करता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट स्टूडेंट जो है वो टीचर्स को फी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स मरीज को ट्रीटमेंट करता है, उसके अगेंस्ट मरीज जो है डॉक्टर्स को फीस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉक्टर्स या टीचर्स जो है वो स्टूडेंट को और मरीज को अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट उनको कैश मिल रहा है, यानी कि फीस जो मिल रही है वो कैश है। यहाँ पे जो होता है इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ सर्विस। ठीक है, तो जब कभी भी कुछ गुड्स हो या फिर सर्विस का लेन देन होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। मतलब जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज में आपको अगर कैश मिल रही है या फिर कैश की इक्विवेलेंट में कुछ मिल रहा है, जैसे कि चेक जो है कैश का इक्विवेलेंट है, यानी कि मनीज वर्थ है। मनीज वर्थ यानी इक्विवेलेंट टू द कैश, दैट इज चेक हो सकता है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, या फिर डेबिट नोट हो सकता है या फिर क्रेडिट नोट हो सकता है, जो कि कैश की इक्विवेलेंट ही है। जब कभी भी कुछ ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन में आपको अगर एक्सचेंज में अगर कैश मिल रही है या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ मिल रहा है, तब उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तब हम उस ट्रांजैक्शन को कहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलिए इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, आप एग्जाम्पल क्या दिया है, अक्षय। अक्षय ने क्या किया है, 1 तारीख को 1/3/2025 यानी 1 मार्च को अक्षय ने मोबाइल जो है वो अजय को सोल्ड किया है। यानी कि 1 तारीख को अक्षय ने अजय को मोबाइल बेच दिया। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट उसी दिन अजय ने 10,000 रुपए कैश जो है वो अक्षय को पे कर दी। ठीक है, 1 तारीख को अक्षय ने अजय को मोबाइल बेच दिया। अब बेचने के बाद इमीडिएट, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, इमीडिएट सेटलमेंट हो रहा है। इमीडिएट अजय ने उसको 10,000 रुपए दे दिया अक्षय को। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अक्षय ने अजय को मोबाइल बेच दिया और इमीडिएटली अजय ने उसको बोला ये ले तेरे 10,000 रुपए तू लेके जा। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही अक्षय ने अजय को मोबाइल दे दिया, उसके बाद अजय ने इमीडिएटली 10,000 रुपए उसको निकाल के दे दिए। यानी कि यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट हुआ। तो इसे कहते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन। जब कभी भी किसी ट्रांजैक्शन में अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में इमीडिएटली आपको अगर कैश मिल रहा है, इमीडिएट सेटलमेंट हो रहा है उस ट्रांजैक्शन का, तब उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल, अब विराट है। विराट ने भी क्या सेम डेट में यानी कि 1/3/2025 को कार जो है वो सोल्ड किया, किसे महेंद्र को। ठीक है, 1 तारीख मतलब 1 मार्च को विराट ने कार जो है महेंद्र को बेच दी। अब महेंद्र ने क्या किया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करता हूं आपको 25 दिन का यानी कि 25 मार्च का, यानी कि यहां से लगभग 25 दिन बाद का उन्होंने क्या किया, चेक दिया।
ठीक है, चेक दे दिया। हाँ, अभी चेक जो है इक्विवेलेंट टू कैश है, यानी कि चेक जो है वो कैश की इक्विवेलेंट है, यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, यानी इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ये तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, बट अभी जो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, अजय ने इमीडिएटली 10,000 रुपये निकाल के अक्षय को दे दिया। बट यहाँ पे महेंद्र क्या कह रहा है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। 25 मार्च को, यानी कि 25 दिन बाद का उन्होंने उसको चेक दे दिया विराट को कि भाई 25 तारीख को तुम ये चेक जाके बैंक में डिपॉजिट कर देना, उसके बाद आपको वहां पे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब विराट ने महेंद्र को क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे अभी फिलहाल के लिए कार बेच दिया, जिसके पैसे उसको 25 दिन बाद आने वाले, यानी कि यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ कैश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इमीडिएट सेटलमेंट ऑफ कैश नहीं है, तब इस ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब जब कभी भी कैश का इमीडिएट सेटलमेंट होता है तब उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स। और जब कभी भी कैश का इमीडिएट सेटलमेंट नहीं होता है, यानी कि सामने वाला कहता है कि मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा, या फिर 15 दिन बाद पैसे दे दूंगा, या फिर वो क्या करता है कि 15 दिन बाद का डेट डाल के आपको चेक देता था कि आप 15 दिन बाद जाओ बैंक में, आपको उस दिन आपको ये पैसे मिल जाएंगे बैंक में, यानी कि यहाँ पे 15 दिन के बाद वो पैसे दे रहा है, इमीडिएट सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, तब उस ट्रांजेक्शन को हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यानी कि उधार उधार पे हमने किसी को बेच दिया, या फिर उधार पे हमने किसी से परचेस कर दिया। उधार पे जब बेचते हैं या फिर परचेस करते हैं, जो ट्रांजैक्शन वहां पे होता है उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यानी कि कैश ट्रांजैक्शन में इमीडिएट सेटलमेंट है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो होता है वो ऑब्लिगेशन, यानी कि प्रॉमिस, मतलब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 10 दिन बाद मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया कि 10 दिन बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा, यानी कि ऑब्लिगेशन या फिर प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर। ठीक है, तब हम उसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये तो हो गया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि लेन देन। ठीक है, अभी उसमें होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। अगर मैं आपको कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, या फिर मैं आपको कुछ गुड्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उसके अगेंस्ट में आप मुझे मनी या फिर मनी वर्थ, यानी कि चेक या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर डेबिट नोट आप मुझे प्रोवाइड करेंगे, तब उस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन यानी क्या, कि मैंने आपको मटेरियल दे दिया और इमीडिएटली आपने मुझे उसका पेमेंट कर दिया, यानी कि आपने मुझे इमीडिएटली उसका कैश दे दिया, इसे कहते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन, इसे इमीडिएट सेटलमेंट। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि 10 दिन बाद मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्लिगेशन ऑब्लिक प्रॉमिस टू पे इन अ फ्यूचर, इसे कहते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जहां पे इस ट्रांजैक्शन में उसका जो पेमेंट है उसको आपको कुछ दिन बाद आएगा, उसका पेमेंट जो आपको फ्यूचर में आ जाएगा, बट आएगा तो कैश है, फिर कैश का इक्विवेलेंट में, यानी कि मनी या मनी वर्थ में। ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अभी टर्म से आपको समझ में आएगा। नॉन फाइनेंशियल यानी जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, आपने किसी का कुछ मटेरियल या फिर सर्विस आपने प्रोवाइड की, बट उसके अगेंस्ट में आपको जो है कुछ मनी नहीं मिल रहा है। ठीक है, मतलब मनी या फिर मनी वर्थ नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। ठीक है, तब इसे कहते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ये किस तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, मान लीजिए अब गौरी है, ठीक है, अभी उसकी फ्रेंड है श्रद्धा जो इसके पड़ोस में ही रहती है। ठीक है, इसकी फ्रेंड है श्रद्धा जो कि इसके पड़ोस में रहती है। अब गौरी को चाहिए राइस 10 किलो और श्रद्धा को चाहिए गेहूं 10 किलो। ठीक है, अब गौरी के पास गेहूं है और श्रद्धा के पास राइस है। ठीक है, अब गौरी बोलती है श्रद्धा को तुम मुझे 10 किलो राइस दो, उसके अगेंस्ट में आप तुमको 10 किलो गेहूं दे देती हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैश तो कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट तो जो वहां पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वीट के अगेंस्ट यहाँ पे आपको राइस मिल रहा है, यानी कि मटेरियल के अगेंस्ट आपको मटेरियल ही मिल रहा है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आपने कुछ
मटेरियल आपको सामने वाले को दे दिया, उसके अगेंस्ट में सामने वाला आपको मनी नहीं दे रहा है, यानी कैश नहीं दे रहा है, उसके अगेंस्ट भी वो भी आपको कुछ मटेरियल दे रहा है। जहां पे मटेरियल के अगेंस्ट में मटेरियल आपको मिल रहा है, उस ट्रांजैक्शन को हम बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर ट्रांजैक्शन। कि ये एक ट्रांजैक्शन तो है, समझ रहे हैं आप? ट्रांजैक्शन क्या कहता है? ट्रांजैक्शन यानी क्या कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज यानी कि मैंने आपको कुछ चीज दे दी, उसके अगेंस्ट में आपने मुझे कुछ चीज दे दी, ठीक है? तो यहाँ पे ये तो ट्रांजैक्शन है, बट खाली ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये जो है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ऑप्शन में आप और एक टर्म याद में रखना कि जब कभी भी कुछ ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, जहां पे अक्षय ने मोबाइल जो है इसको अजय को बेच दिया, ठीक है, मतलब ठीक है, यहाँ पे विराट ने कार जो है महेंद्र को दे दी, ठीक है, हाँ, यहाँ पे गौरी ने वीट यानी कि गेहूं जो है वो श्रद्धा को दे दिया, और श्रद्धा ने खुद के पास जो था राइस वो उसको गौरी को दे दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब जब अक्षय ने अजय को मोबाइल बेच दिया, यानी कि मोबाइल का ओनरशिप था बेचने से पहले जो था वो अक्षय के पास था, ठीक है, मोबाइल का ओनरशिप बेचने से पहले अक्षय के पास था। जब उसने अजय ने उसको 10,000 रुपए दे दिए और उसने मोबाइल अजय को दे दिया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कैश तो इसको मिल गया, उसके साथ साथ अक्षय के पास से अजय की तरफ जो मोबाइल का ओनरशिप था वो भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मोबाइल का ओनरशिप अब उसका अजय के पास ट्रांसफर हो गया, यानी कि अब मोबाइल का ओनरशिप है अजय के पास, ठीक है। मतलब जब कभी भी कुछ ट्रांजैक्शन होता है, मतलब मान लीजिए मैंने आपको कुछ मटेरियल आपको बेच दिया, तो मेरे पास उस मटेरियल का जो ओनरशिप था अब से आपका हो गया, यानी कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप भी हो रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप भी होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट था ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा गुड्स, ठीक है। गुड्स मतलब क्या? बिजनेस में गुड्स का मतलब क्या होता है, चलिए हम एक कुछ एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला, देवेंद्र मोबाइल शॉपिंग, नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि देवेंद्र का मोबाइल खरीदना और बेचने का शॉप है। एकनाथ स्टेशनरी, यानी कि एकनाथ का जो है ना वो स्टेशनरी का शॉप है, जहां पे स्टेशनरी आइटम्स को परचेस करता है, उसको बेचता है, ठीक है। नेक्स्ट है अजित क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब अजित जो है उसका कारखाना है। किस चीज का कारखाना है? तो वो कारखाने में अपने वो कापड़ बनाता है, कपड़ा बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है देवेंद्र मोबाइल शॉपिंग, यहाँ पे देवेंद्र जो है वो मोबाइल को परचेस करता है, उसको सेल करता है, यहाँ पे उसका मोबाइल का बिजनेस है। एकनाथ स्टेशनरी, यहाँ पे एकनाथ जो क्या कर रहा है, स्टेशनरी आइटम परचेस करता है, सामने बेचता है, यानी यहाँ पे उसका स्टेशनरी का शॉप है। अजीत क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, अजीत जो है अपने कारखाने में कपड़ा बनाता है, ठीक है। अब उसको कपड़ा बना के उसको सामने ट्रेडर्स को बेचता है, यानी कि यहाँ पे अजीत का क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो ठीक है, तो गुड्स मतलब क्या? गुड्स मतलब कमोडिटीज विच ट्रेडर रेगुलरली ट्रेड, यानी कि कोई बिजनेसमैन या व्यापारी अपने धंधे में जिस मटेरियल का रेगुलरली ट्रेड करता है, वही मटेरियल उसके लिए उसका गुड्स है। जैसे कि देवेंद्र के मोबाइल शॉपिंग में देवेंद्र जो है मोबाइल बेच रहा है, करेक्ट है, मोबाइल बेचने का बिजनेस है, तो उसके लिए देवेंद्र के लिए मोबाइल जो है वो उसका गुड्स हो गया, मोबाइल उसका गुड्स हो गया देवेंद्र के मोबाइल शॉपिंग के बिजनेस में। उसी तरह एकनाथ स्टेशनरी, यानी कि एकनाथ का स्टेशनरी का बिजनेस है, मतलब वो स्टेशनरी आइटम्स परचेस करता है उसको बेचता है, परचेस करता है उसको बेचता है, ठीक है। मतलब एकनाथ के लिए स्टेशनरी जो है वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करने वाली कम्युनिटी है, तो उसके लिए स्टेशनरी आइटम जो है उसके लिए उसके गुड्स हो गए, ठीक है। उसके लिए स्टेशनरी आइटम्स उसके गुड्स है। उसी तरह अजीत जो है वो क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है? वो कपड़ा बनाता है। तो अजित के बिजनेस में कपड़ा जो है उसका रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करने वाला कमोडिटी है। तो अजित के बिजनेस में क्लोथ जो है वो अजित के लिए गुड्स है। समझ में आपको? गुड्स यानी कमोडिटीज विच ट्रेडर रेगुलरली ट्रेड, कि किसी बिजनेसमैन के लिए या फिर किसी व्यापारी के लिए जिस मटेरियल का वो व्यापार कर रहा है उसके लिए वो मटेरियल जो है उसका गुड्स हो गया। समझ में आया? कि मान लीजिए मेरा मार्कर बनाने का कारखाना है, तो मेरे लिए मार्कर जो है वो मैं हर रोज मैं उसमें ही धंधा करूंगा ना,
मैं मार्कर बनाऊंगा बेचूंगा, मार्कर बनाऊंगा बेचूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए मार्कर जो हो गया वो गुड्स हो गया। अब इसे हम गुड्स क्यों कहते हैं कि भाई हम मार्कर को अलग नाम से क्यों बोला कि इसको हम गुड्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब मैं या फिर मान लीजिए देवेंद्र मोबाइल शॉप में मोबाइल बेच रहा है, ठीक है, मोबाइल शॉप में अपने अपने मोबाइल बेच रहा है, खरीद रहा है, उसको बेच रहा है, कुछ ना कुछ उसका पर्पज होगा। तो उसका पर्पज क्या है? उसका पर्पज है सेल करना और प्रॉफिट कमाना। क्या पर्पज है उसका? सेल करना और प्रॉफिट कमाना। यानी कि देवेंद्र के लिए मोबाइल शॉपिंग में मोबाइल बेचने का जो पर्पज है उसका है प्रॉफिट कमाने का, मतलब उसका मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना है। उसी तरह एकनाथ जो है अपनी स्टेशनरी की दुकान में स्टेशनरी आइटम बेच के उसका प्रॉफिट कमा रहा है। तो उसका जो मोटिवेशन है या फिर उसका जो पर्पज है वो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। उसी तरह अजीत अपने क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने में क्लोथ को बनाता है, सामने ट्रेडर्स को बेचता है होलसेल में। तो उसके लिए उसका जो मोटिव है बनाने का वो है उसका प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कभी भी कोई बिजनेसमैन कुछ किसी चीज को परचेस करता है बल्क क्वांटिटी में और उसी चीज में उसको ट्रेड करता है, तो उसका पीछे का मकसद होता है उसको बेच के आगे हम प्रॉफिट कमा सके। तो उस जिस मटेरियल को बेच रहा है वो मटेरियल उस आदमी के लिए उसका गुड्स हो गया। जैसे कि अभी देवेंद्र मोबाइल शॉपिंग में, तो मोबाइल शॉपिंग में वो मोबाइल परचेस कर रहा है, बेच रहा है, तो मोबाइल उसका जो है गुड्स। अब उसने 1000 पीसेस ऑफ मोबाइल परचेस किए, ठीक है, और 4 एसी उसने परचेस किया, ठीक है। अब समझते, अब मोबाइल को हम कहते हैं गुड्स, मतलब उसका धंधा ही है मोबाइल बेचने का। बट अब उसने 4 एसी परचेस किए अपने बिजनेस में, ठीक है। अब उसने परचेस किया है, तो क्या देवेंद्र के लिए एसी जो है वो गुड्स है? क्या एसी देवेंद्र के बिजनेस में गुड्स हो सकता है क्या? सोच के देखिए, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि देवेंद्र का एसी बेचने का बिजनेस नहीं है, समझ रहे हो? देवेंद्र का एसी बेचने का बिजनेस नहीं है। अभी उसने एसी तो कंफर्टेबल, जो कस्टमर उसके शॉप में आ रहा है उसके उनके कंफर्टेबल के लिए उसने एसी ला के रख दिया है कि ताकि आने के बाद बैठने के बाद कस्टमर को थोड़ा सा आराम लगे, ठीक है। तो उसका मोटिवेशन या फिर उसका जो पर्पस था एसी परचेस करने का, उसको बेचने का नहीं था, उसको खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करने का था। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन या फिर कस्टमर के कंफर्टेबल के लिए उसको एसी चाहिए थी। तो एसी उसके लिए गुड्स कभी नहीं हो सकती, ठीक है। बट जो मोबाइल वो अपने शॉप में ला रहा है उसके पीछे उसका पर्पज यही है कि मैं मोबाइल परचेस करूंगा उसको बेचूंगा ताकि मुझे प्रॉफिट जनरेट हो सके, ठीक है। उसी तरह अभी एकनाथ स्टेशनरी, अभी एकनाथ स्टेशनरी में एकनाथ जी ने क्या किया है, 10,000 कैमलिन के नोटबुक उसने परचेस किए और उसको बेच दिए और उससे उनको प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो ये जो है ना, ये एकनाथ के लिए उसका गुड्स है। यानी कि जब नोटबुक को परचेस करेंगे तो एकनाथ के लिए वो गुड्स है, ना कि नोटबुक है। उसी तरह उसने 5,000 पेन परचेस किए, तो पेन भी जो है वो एकनाथ के बिजनेस में उसका गुड्स है। समझ में आ रहा है? अब उसी तरह अजीत क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में 1,000 पेयर ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि अजीत ने 1,000 पेयर ऑफ कपड़ा उन्होंने बना के रख दिया, ठीक है। अब ये कपड़ा तो घर पे लेके जाने के लिए तो उतना बनाया नहीं होगा, तो उनका पर्पस क्या था कि उसको बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। क्या पर्पस था? उसको बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो ये जो क्लॉथ है अजित के लिए हो गए उसके गुड्स। उसी तरह अजित के क्लॉथ में कुछ पुराने फैंस पड़े हुए थे, जैसे कि 6 फैंस सोल्ड फॉर 10,000 एट प्रॉफिट ऑफ ₹2,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 6 फैंस सोल्ड फॉर 10,000 एट प्रॉफिट 2,000, मतलब अजित के कारखाने में 6 फैंस रखे हुए थे, उन्होंने उसको बेच दिया, ठीक है। उन्होंने उसको बेच दिया, कितने को बेच दिया? 10,000 को, और उसके पीछे उनको 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हमने तो क्या किया है कि भाई अगर हम कोई बिजनेसमैन परचेस करता है उसको सेल करता है और प्रॉफिट कमाता है तो उसका गुड्स होता है। बट यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, अजित का डे टू डे मटेरियल परचेस फैंस का नहीं है, करेक्ट है। अजित रेगुलर बेसिस फैन परचेस नहीं करता है, ठीक है। उसके यहाँ पे कुछ पुराने फैंस हो गए, उसको ने इकट्ठा किया और 6 के 6 फैन उसने उसको बेच दिए, ठीक है। बट इसका रेगुलर बिजनेस नहीं है, समझ रहे? ये इसका रेगुलर बिजनेस नहीं है। तो अजित का रेगुलर बिजनेस क्या है? क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का है। तो फैन अगर उसने बेचा और प्रॉफिट कमाया भी तो उसके लिए फैन जो है गुड्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका वो डे टू डे बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे उसका बिजनेस वो नहीं है। गुड्स से मतलब क्या कि
commodities which trader regularly trade. जिस मटेरियल में बिजनेसमैन डील कर रहा है उस मटेरियल को उस बिजनेसमैन के लिए वो हो गया उसका गुड्स, और उसका जो मोटिवेशन या फिर उसका जो पर्पस होता है उसका होता है सेल एंड अर्न अ प्रॉफिट। मतलब मटेरियल को परचेस करना, उसको बेचना, उससे प्रॉफिट कमाना, या फिर मटेरियल को बनाना, उसको बेचना और उससे प्रॉफिट कमाना। समझ रहे हैं? हर एक बिजनेसमैन के लिए उसका गुड्स अलग अलग हो सकता है। जैसे कि देवेंद्र के लिए मोबाइल जो है उसका गुड्स है, ठीक है। एकनाथ के लिए स्टेशनरी आइटम उसका गुड्स है, ठीक है। और अजित के लिए क्लॉथ जो है, क्लोथ, उसके लिए उसका गुड्स है। बट वही अगर आप समझे, अगर देवेंद्र ने अपने मोबाइल शॉपिंग में 100 पेन्स परचेस करके लाए, क्या देवेंद्र के लिए पेन्स उसका गुड्स हो गया? नहीं होगा, क्योंकि उनका पर्पज ही नहीं है कि उसको परचेस करना और सेल करके प्रॉफिट कमाना। एकनाथ के लिए स्टेशनरी आइटम्स गुड्स है और अजित के लिए कापड़ जो है उसका वो गुड्स है। तो हर एक बिजनेसमैन के लिए उसका गुड्स अलग अलग होता है। मेरा अगर मार्कर का बनाने का बिजनेस है तो मेरे लिए मार्कर गुड्स हो गए। अगर कोई सब्जी वाला है, सब्जी बेच रहा है, डे टू डे बेसिस पे वो सब्जी बेचता है, तो उसके लिए वो सब्जी जो है उसका वो गुड्स हो गया। करेक्ट है। उसी तरह अगर कोई फर्नीचर बनाता है या फिर फर्नीचर बेचता है तो उस आदमी के लिए वो फर्नीचर उसका गुड्स हो गया। बट वही अगर मैं मेरे शॉप में अगर फर्नीचर लेके आता हूं तो मेरे लिए वो गुड्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं उसको बेचने के हिसाब से नहीं ला रहा हूं, मैं उसको कंजम्पशन के हिसाब से ला रहा हूं। मेरे खुद के कंफर्टेबल या फिर जो कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं उनको कंफर्टेबल लगना चाहिए, इसकी बेसिस पे ला रहा हूं। मेरा उसका पीछे का मोटिवेशन उसको बेचना और पैसे कमाना नहीं है। समझ रहे? हर एक बिजनेसमैन के लिए अलग अलग गुड्स है। जैसे कि सब्जी वाले के लिए सब्जी उसका गुड्स है, फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर उसका गुड्स है, स्टेशनरी वाले के लिए स्टेशनरी मटेरियल्स उसका गुड्स है। उसी तरह मोबाइल बेचने वाले को मोबाइल उसका गुड्स है, कार बेचने वाले को कार जो आता है उसके पास वो उसका गुड्स है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट हमारा टर्म है कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल का मतलब क्या होता है और ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं, उसे कहते हैं हम एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं हम उसे? एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम हिज ओनर। मतलब बिजनेस जो है, जो फर्म है, वो अपने ओनर से अलग है। चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। बीच एक 4 महीने पहले आपने एक इंटरव्यू देखा होगा विजय माल्या जी का, ठीक है। एक पॉडकास्टर है, उन्होंने विजय माल्या जी का इंटरव्यू लिया था। को पता होगा विजय माल्या कौन है? तो किंगफिशर ग्रुप जो है, ठीक है, किंगफिशर ग्रुप के जो ओनर है वो है विजय माल्या, ठीक है। हाँ, आपको ये तो पता होगा कि किंगफिशर ग्रुप के ओनर जो है विजय माल्या है। उन पे केस चला था कि वो लगभग 10,000 करोड़ वगैरह वो लेके यहाँ से भाग गए थे, ठीक है। अब उस इंटरव्यू के बीच में विजय माल्या जी ने उस पॉडकास्टर को क्या कहा था कि भाई जो 10,000 करोड़ का लोन है वो मेरे ऊपर नहीं है, वो जो लोन है वो किंगफिशर ग्रुप के ऊपर है। समझ रहे आप बात को मेरे? कि उन्होंने क्या कहा, जो 10,000 करोड़ का लोन मैंने लिया था वो मेरे नाम पे नहीं लिया हुआ था, वो किंगफिशर के नाम से लिया हुआ था। और किंगफिशर मैं नहीं हूँ, एज अ ओनर मैं वहां पे उस कंपनी को रन कर रहा हूँ, वहां पे मैं भी वहां पे ओनर हूँ। बट किंगफिशर के नाम से जो लोन लिया हुआ है वो मेरा नहीं है, वो किंगफिशर ग्रुप का है, ठीक है। मतलब यहां से क्या समझ में आता है कि विजय माल्या एज अ ओनर किंगफिशर से अलग है, सेपरेट है। मतलब एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि तुम भले ही उस फर्म का ओनर हो, ठीक है, बट उस फर्म और आप दोनों अलग अलग एंटिटी हो, एक ही एंटिटी नहीं हो। अगर एक ही एंटिटी होती है तो जो 10,000 करोड़ का लोन किंगफिशर ने लिया था वो विजय माल्या के नाम से होता था। बट उन्होंने कहा कि वो मेरे नाम से लोन लिया हुआ नहीं है, वो किंगफिशर के नाम से लिया हुआ लोन है, वो मेरा लोन नहीं है, वो किंगफिशर का ग्रुप का लोन है, ठीक है। यहाँ पे समझना हमको क्या है कि ओनर फर्म से अलग होता है। एंटिटी कंसेप्ट हमें वही कहता है कि भाई फर्म जो है वो ओनर से अलग है। ऐसा क्यों? अभी मान लीजिए कि विजय माल्या ने किंगफिशर को चलाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दे दिए, ठीक है। किंगफिशर को चलाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए किंगफिशर को दे दिए। अगर विजय माल्या और किंगफिशर एक होते तो 1,000 करोड़ जो उन्होंने किंगफिशर को दिए होते वो तो उनके खुद के ही है ना, उनको वापस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट एज अकाउंटिंग टर्म में क्या कहते हैं कि जब विजय माल्या किंगफिशर बिजनेस को चलाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, मतलब
किंगफिशर को आगे चल के 1,000 करोड़ वापस करने हैं विजय माल्या को। क्यों करने? भाई दोनों अलग अलग है। किंगफिशर ने विजय माल्या से अभी फिलहाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए लिया है बिजनेस रन करने के लिए। जैसे बिजनेस ग्रोथ करता है, प्रॉफिट कमाता है, उसको 1,000 करोड़ रुपए विजय माल्या को वापस करने। मतलब यहाँ पे समझ में क्या आता है कि दोनों अलग अलग फर्म है, दोनों अलग अलग एंटिटी है। ठीक है, ये है एंटिटी कंसेप्ट। अभी इसी कंसेप्ट से हम समझते हैं कैपिटल। तो कैपिटल क्या? द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय इट्स ओनर इन फॉर्म ऑफ मनी और एसेट। मतलब कि बिजनेस चलाने के लिए ओनर जब बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो होता है उसका कैपिटल। अब वो कैश फॉर्म में हो या फिर वो एसेट फॉर्म में हो। जैसे कि किंगफिशर को चलाने के लिए विजय माल्या ने 1,000 करोड़ का पैसा किंगफिशर में लगाया, यानी कि इन्वेस्ट किया। और साथ ही साथ उन्होंने लगभग 2,000 करोड़ की मशीनरीज उन्होंने किंगफिशर में इन्वेस्ट की, यानी कि कैश भी इन्वेस्ट किया और एसेट भी इन्वेस्ट किया, बराबर है। तो विजय माल्या ने जो अमाउंट एज अ ओनर किंगफिशर में लगाया है उस अमाउंट को कहते हैं कैपिटल। ठीक है, उसे कहते हैं कैपिटल। कंसेप्ट क्या कहता है अकाउंटिंग पर्पज से? भाई विजय माल्या तुम अलग हो, एज अ ओनर रहो तुम, बट किंगफिशर एक अलग एंटिटी है। अगर तुम किंगफिशर में 1,000 करोड़ और 2,000 करोड़ रुपए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, चल के किंगफिशर को ये पैसे विजय माल्या को लौटाने हैं। तो विजय माल्या जो है, ये जो इन्वेस्टमेंट है कैश में, वो जो किंगफिशर में कर रहा है उसे कहते हैं कैपिटल। उसे कहते हैं कैपिटल। जब ओनर बिजनेस में पैसे लाता है या फिर कुछ एसेट इन्वेस्ट करता है, तब उस पैसे को या फिर उस एसेट को हम कहते हैं कैपिटल, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय इट्स ओनर इन फॉर्म ऑफ मनी और एसेट। अब कैपिटल क्या कहता है कि लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। कैपिटल जो है वो लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस है, करेक्ट है। लायबिलिटी यानी मतलब उधारी है, सिंपल वे में कहूं तो मैं उधारी है। बिजनेस के लिए जो कैपिटल है ना वो उसका उधारी है, उसको आज ना कल उसको वापस देना ही है, ओनर को उसको वापस देना ही है। जैसे कि किंगफिशर में अगर 1,000 करोड़ विजय माल्या ने इन्वेस्ट किए एज अ कैपिटल, तो किंगफिशर को आगे चल के विजय माल्या को 1,000 रुपए लौटाने। तो कैपिटल जो है किंगफिशर के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, जो 1,000 रुपए क्रेडिट उन्होंने लगाया है एज अ कैपिटल, किंगफिशर के लिए वो लायबिलिटी, क्योंकि उसको वापस देना है ना। समझ रहे हैं? जो कैपिटल होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसको आगे चल के एट एंड ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस को पैसा उसको वापस करना है। ठीक है, मतलब पेएबल एट द क्लोजर, मतलब जब कभी भी बिजनेस बंद करना हो तब वो वहां पे वो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है उसको बिजनेस को उसको वापस करना पड़ता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म हो, एक पार्टनर अगर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो उस पार्टनर ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में एज अ कैपिटल, ठीक है, जाते टाइम पे उसको उतना पैसा उसको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए कैपिटल एक। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स यानी क्या? ड्रॉइंग्स मतलब गुड्स और कैश विड्रॉन फ्रॉम अ बिजनेस फॉर अ पर्सनल यूज। कौन से यूज के लिए? फॉर अ पर्सनल यूज। ये मार्कर बनाने का मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं मार्कर बनाता हूं और मेरा खुद का बिजनेस है मार्कर। बट जब मुझे मेरे ट्यूशंस में मेरे को मार्कर चाहिए, मैं उस बिजनेस में मार्कर मैं मेरे बिजनेस से मार्कर घर पे लेके जा रहा हूँ। बट किसके लिए जा रहा हूँ? मैं खुद के पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूँ। तब वही मार्कर ना, मार्कर को हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। मतलब कभी भी अगर गुड्स या फिर कैश बिजनेस से हम विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज, तब उसे कहते हैं हम ड्रॉइंग्स। ठीक है, और जब कभी भी हम बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं एज अ ओनर, तब हम उसे कहते हैं कैपिटल। एंड एज अ ओनर मैं बिजनेस में से कुछ गुड्स निकालता हूँ या फिर कैश निकालता हूँ। मान लीजिए मैंने कल जाके मान लीजिए अगर विजय माल्या जी ने किंगफिशर में से 200 करोड़ रुपए निकाले अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो जो 200 करोड़ उन्होंने निकाले हैं वो जो है वो किंगफिशर के लिए ड्रॉइंग, मतलब विजय माल्या के लिए ड्रॉइंग्स हो गया। ठीक है, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए कैपिटल, उन्होंने पैसे निकाले ड्रॉइंग्स एज ओनर। समझिए, एज अ ओनर अगर मैं बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे लिए वो कैपिटल हो गया। और एज अ ओनर मैं बिजनेस से पैसे निकालो या फिर कुछ गुड्स भी निकालो बिजनेस में से, तो हो गया वो ड्रॉइंग। ठीक है, अब रिड्यूसेस कैपिटल, मतलब ड्राइंग जो है कैपिटल को रिड्यूस करता है। समझ लीजिए
रोहित का फर्म है, ठीक है। रोहित के फर्म में रोहित ने 1 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसके लिए, कैपिटल। एक रोहित के फर्म में रोहित ने 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया, तो जो इन्वेस्ट किया वो अमाउंट था 1 लाख रुपए और वो हो गया उसका कैपिटल। अब एक 6 महीने बाद, 1 साल के बाद रोहित ने क्या किया, 10,000 रुपए अपने बिजनेस से विड्रॉ किए। किस लिए, फॉर पर्सनल यूज। तो वो क्या हो गया, ड्रॉइंग्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, 1 लाख रुपए उसने लगाया एज अ कैपिटल, 10,000 रुपए विड्रॉ किया, मतलब यहाँ पे उसका कैपिटल जो है उस अमाउंट 10,000 के अमाउंट से कम हो गया, मतलब कैपिटल रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना बिजनेस में, उसको हम कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। ड्रॉइंग्स जब ओनर बिजनेस से पैसे लेके जाता है और उसको हमको रिकॉर्ड करना है, तो उसको सेल की तरह हम रिकॉर्ड नहीं करते। आज के लेक्चर में हमने 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा। एक था ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा गुड्स क्या है, और थर्ड हमने लास्ट में पढ़ा कि कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग्स क्या होता है। इसका हमारा कंसेप्ट है कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, ड्राइंग का मतलब क्या है और कैपिटल का मतलब क्या है, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।